कदम यूं ही डगमगा गए रास्ते से, वरना संभलना हम भी जानते थे। कदम यूं ही डगमगा गए रास्ते से, वरना संभलना हम भी जानते थे। ठोकर भी लगी तो उस पत्थर से जिसे हम अपना खुदा मानते थे। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि थंबनेल के माध्यम से आपको दिख रहा है कि मैं आज आपके लिए यूपीएसआई नई भर्ती जो आपके लिए आने वाली है उसके लिए हम सेट नंबर 12 आज आपके समक्ष लेके उपस्थित हो रहे हैं। ये जो सेट नंबर 12 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अमोघ अस्त्र सीरीज का सेट नंबर 12 आ रहा है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। और मैंने आपसे वादा किया है कि यूपीएसआई के एग्जाम तक या एग्जाम से पहले मैं आपको 58 सेट अर्थात 2021 में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं यूपीएसआई के, पाली पाली वाइज मैं आपको हर पाली का पेपर सॉल्व कराऊंगा। आज जिसमें से हमारी जो क्लास का नंबर है और हमारा और आपका जो क्लास का नंबर है वो अमोघ अस्त्र सीरीज, जिसका मैंने नाम दिया है वो अमोघ अस्त्र सीरीज का सेट नंबर 12 है। आज हम आपको बारी बारी एक एक प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। मेरे दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार धुआंधार तरीके से वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कैसे कैसे प्रश्न कब का पेपर है। 13/11/2021 शिफ्ट थर्ड का पेपर है, जो यूपीएसआई का हूबहू प्रश्न है। किस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं, एक एक प्रश्न को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है भैया? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? आपको जवाब देना है कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है लल्ला वो डॉक्टर डिम्सित से है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। और चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों का विभाजन और नामकरण इन्हीं के पुस्तक में किया गया है, जिस पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलिएगा लल्ला, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। 2 आपसे क्या कह रहा है? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? आपको जवाब देना है लल्ला। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, संदिग्ध भूत कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, सामान्य वर्तमान कहते हैं। तो लल्ला उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। आप जानते हो लल्ला काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आपका आता है क्या? वर्तमान काल। और दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है भैया? भूतकाल। और तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो क्या आता है भैया? भविष्य काल आता है। ठीक है, तो कौन सा जवाब सही है? तीसरा आपका जवाब सही है। चलिएगा प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा नाम मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? आपको जवाब देना है कि इसमें से कौन सा नाम मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। मेरे दोस्त देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका कहता है गणेश बिहारी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सुखदेव बिहारी और तीसरा ऑप्शन कह रहा है श्याम बिहारी। तो डी इज द राइट आंसर। कृष्ण बिहारी का जो नाम है, इनमें से कौन सा नाम मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो डी इज द राइट आंसर, अर्थात कृष्ण बिहारी सम्मिलित नहीं है। चलिएगा भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। वीडियो को एक बार दमदारी के साथ धुआंधार तरीके से आप लोग शेयर कर दीजिए लल्ला। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आपको जवाब देना है कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आप जानते हैं लल्ला, कोई और कुछ जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है भैया? कोई और कुछ आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है भैया? आप जब इस आप का प्रयोग स्वयं के लिए होता है अर्थात उत्तम पुरुष के लिए होता है तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है भैया? यह आता है और क्या आता है भैया? वह आता है। संबंधवाचक सर्वनाम में आप जानते हो भैया क्या आता है? जो आता है और सो आता है। ठीक है लल्ला, चलो कौन सा जवाब सही है? सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? राम बाजार जा रहा है वाक्य का आपको जवाब देना है लल्ला। राम बाजार जा रहा है
का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल में आपको बताना है इसका रूपांतरण करके। राम बाजार जाएगा, राम बाजार गया था, शायद राम बाजार जाए, राम बाजार गया होगा। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको जो रूपांतरण करना है संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण करना है। तो कौन सा जवाब सही होगा लल्ला? डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। 6 क्या कह रहा है? श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से इसमें कौन सा कारक है? आपको जवाब देना है। श्याम पेंसिल से लिखता है, कौन सा कारक है? तो श्याम किससे लिख रहा है भैया? पेंसिल से। से विभक्ति किस में आती है लल्ला? अपादान में आती है। किस में आती है? अपादान में आती है। और किस में आती है? करण कारक में आती है। इसमें भी से विभक्ति आती है और इसमें भी से विभक्ति आती है, लेकिन अपादान कारक में से विभक्ति अलगाव के अर्थ में आती है। किसके अर्थ में आती है भैया? अलगाव के अर्थ में आती है। जबकि करण कारक में से विभक्ति के द्वारा अथवा माध्यम के अर्थ में आती है। किसके अर्थ में आती है भैया? क्या के द्वारा अथवा माध्यम के अर्थ में आती है। तो राम पेंसिल के द्वारा लिखता है, अर्थात कौन सा कारक होगा लल्ला? करण कारक होगा। और आपको यह भी बता दे लल्ला, कारकों की संख्या कितनी है? तो कारकों की संख्या लल्ला कितनी है? 8 है। और मूल रूप से कारकों की संख्या पूछ जाएगी तो क्या जवाब दोगे? 6 दोगे। आपको बता दे यहीं पे कौन कौन सा कारक है लल्ला। तो पहला कारक आपका कौन सा है? कर्ता। इसकी विभक्ति क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और अपादान, अपादान का क्या होगा भैया? अपादान से अलग संबंध का की के, और अधिकरण में पेपर ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल आगे पीछे, और जो आपका आखिरी आता है वो क्या आता है भैया? संबोधन। संबोधन में क्या आएगा भैया? हे, भो, और क्या आएगा भैया? अरे आएगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि जो कारक है, कारकों की संख्या कितनी है? 8 है, और हर कारक की अपनी अपनी विभक्ति है जो आपके समक्ष लिख दी गई है लल्ला। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आपको जवाब देना है कि लड़ाई में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, बताना है। ई प्रत्यय तो होगा नहीं, आई प्रत्यय तो होगा नहीं, बड़ी ई प्रत्यय भी नहीं होगा। कौन सा होगा? आई प्रत्यय होगा। और लल्ला अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तब आप जवाब दोगे प्रत्यय कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे जो आपका आता है वो क्या आता है लल्ला? तद्धित प्रत्यय आता है। और दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वो क्या आता है भैया? कृत प्रत्यय आता है। और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और धातु के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे लल्ला कौन सा प्रत्यय कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कौन सा जवाब सही है? डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? एन सिंह, तेज सिंह, सयोराज सिंह बेचैन, राजेंद्र यादव। तो आपका जो सही और सटीक जवाब है वो बी इज द राइट आंसर। कौन थे लल्ला? तेज सिंह थे। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। प्रश्न संख्या 9 आपको बताना है। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? भैया इनमें से जो अमानक वर्ण था वो क्या था भैया? भा था, क्योंकि पहले इसी भा को कैसे लिखा जाता था लल्ला? ऐसे लिखा जाता था। तो ये कौन सा जवाब आपका सही होगा? सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? दोहा रोला, रोला उल्लाला, दोहा सोरठा और दोहा उल्लाला। आपको जवाब देना है लल्ला कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनते हैं? तो दोहा और रोला है कि दोहा और सोरठा है? तो ए इज द राइट आंसर। कौन सा होगा लल्ला? दोहा और रोला होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। भाषा संवर्धनी सभा कहां स्थापित की गई थी? वाराणसी, अलीगढ़, प्रयाग, देवरिया।
तो भाषा संवर्धनी सभा जो स्थापित की गई थी, ये लल्ला कहां स्थापित की गई थी? अलीगढ़। कौन सा जवाब सही होगा? बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? ताराशंकर बंदोपाध्याय, जी शंकर कुरूप, उमाशंकर जोशी, के बी पुष्पा। तो जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में। किस भाषा में दिया गया था? तो लल्ला आप जवाब दोगे मलयालम भाषा में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, सकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव डालती है? सकर्मक क्रिया है तो जाहिर सी बात है लल्ला वो कहां प्रभाव डालेगी? कर्म पर प्रभाव डालेगी। आपको पता है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होती है भैया? दो। एक सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है लल्ला? सकर्मक। और दूसरा क्या होता है लल्ला? अकर्मक। ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक, और ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ नहीं आती है उसे अकर्मक। और सकर्मक क्रिया के भी प्रकार होते हैं लल्ला। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है आपका द्विकर्मक क्रिया, जिसे बहुकर्मक क्रिया के भी नाम से जाना जाता है। तो कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 14 क्या कह रहा है? इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपको जवाब देना है लल्ला, छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आपको हम बता दें भैया, यहां पे 4 ऑप्शन लिखा गया है। छाया, छाएं, छाओं, इनमें से कोई नहीं। तो छाया अपने आप में ही क्या है लल्ला? बहुवचन है। कौन सा जवाब सही होगा? पहला जवाब आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है लल्ला, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? आपको जवाब देना है कि कौन सा भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। कड़कड़ाती तो होगा नहीं, तेज भी नहीं होगा, तेजस्वी भी नहीं होगा, ओजस्वी भाषण। कैसा भाषण? सी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको जवाब देना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। इंद्र वज्रा और इंद्र वर्जा। देखिए चार ऑप्शन लिखे गए हैं और चारों में अशुद्धियां हैं। ये इंद्र वज्र लिखा गया है, ये इंद्र वज्रा लिखा गया है। तो इंद्र वज्रा इज द राइट आंसर। ये तीनों अपने आप में क्या है भैया? गलत है। पहला जवाब आपका खूबसूरत है, शानदार है, जबरदस्त है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। प्रश्न संख्या 17 आपसे क्या कह रहा है? निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो आपको बता दूं लल्ला, निरीह का जो संधि विच्छेद होगा वो बी इज द राइट आंसर। निधन ई होगा। और इसमें पूछा जाए लल्ला कौन सी संधि है, तब आप जवाब दोगे विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है भैया? विसर्ग संधि है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? संस्मरण है, आलोचना है, काव्य है और निबंध है। तो आपको बताना है कौन सा जवाब हो सही होगा लल्ला। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? तो बी इज द राइट आंसर। क्या है लल्ला? आलोचना है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 19 देखिएगा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको जवाब देना है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है जिसके अंत में जो ये सा है लल्ला, ये सा 3 प्रकार का होता है। आप भी जानते हो कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का होता है। एक ये वाला सा होता है, ये वाला सा होता है, ये वाला सा होता है। इस सा को दंती सा, इस सा को तालव्य सा, इस सा को मूर्धन्य सा। तो आपको जिसके लास्ट में आपका मूर्धन्य सा है, किसके लास्ट में है बताइए? इसके लास्ट में है और किसी के लास्ट में मूर्धन्य सा है नहीं। तो ये आपका पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये सही होगा। अब आओ चेक करते हैं। देखिए दर्शनाभिलाषी, हाँ बिल्कुल सही और सटीक लिखा गया है। बी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 20 का देखिएगा, 20-22 अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाबों को आपको चुनना है लल्ला। क्या कह रहा है? वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भाव और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। कह रहा है कि वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भाव और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो।
प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म व दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है भाई, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़ चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे कुछ लोग समझते हैं कि, देखिएगा लल्ला यहां से फिर से पढ़ते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे। आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? पक्षियों में, पशुओं में, सभी प्राणियों में, सभी मानवों में। तो कौन सा जवाब सही है लल्ला? सी इज द राइट आंसर है। सभी प्राणियों में देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है लल्ला। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 21। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करते हैं? वीर सपूतों की कहानियां सुनाता है, मातृभूमि का जयघोष करता है, परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, अपनी भूमि देश के लिए दान कर देता है। तो कौन सा जवाब सही है? आपको जवाब देना है। वीर सपूतों की कहानियां सुनाता है? नहीं। मातृभूमि का जयघोष करता है? नहीं। परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? देश के प्रति कोमल भावों का उदय, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व, अनथक प्रयत्न करके देश का निर्माण करना, देश हित के लिए शत्रु से संघर्ष करना, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। कौन सा जवाब सही है लल्ला? बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 23 क्या कह रहा है आपसे? इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? आपको जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये शिव का पर्यायवाची है। तो आप पर्यायवाची नहीं है भैया बताना है। देखिए, विशिक लिखा गया है। विशिक किसका पर्यायवाची है लल्ला? बाण का पर्यायवाची है। कामार्य, अंतक और सोमेश्वर ये किसके पर्यायवाची हैं लल्ला? शिव के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा जवाब आपका सही होगा? पहला जवाब आपका सही है। विशिक किसका पर्यायवाची है लल्ला? बाण का पर्यायवाची है। चलिए, प्रश्न संख्या देखिएगा 24। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, द्वारिका, द्वारका, द्वारिका, द्वारिका। तो 4 ऑप्शन लिखा गया है। जो सही और सटीक जवाब है लल्ला वो पहला आपका वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध है। यह प्रश्न 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है लल्ला। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 पढ़ के जवाब दीजिएगा भैया। इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? आप जवाब दीजिए। कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? जवाब दीजिए भैया। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके खटाखट बताते रहिए, अपने प्रश्नों का उत्तर भी देते रहिए। बताइए भैया, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? पुरुष है, ईश्वर है, राधा है, पूत है। तो डी इज द राइट आंसर। पुत्र का जो अनेकार्थी शब्द है वो क्या है भैया? पूत है। चलिए भैया अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, पढ़ के जवाब दीजिए भैया। निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? बताइए कौन सा अर्ध विराम का चिन्ह है? पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, या तीसरा ऑप्शन सही है, या चौथा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। तो लल्ला हम आपको बता दें कौन सा ऑप्शन सही है भैया। सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है लल्ला? सी वाला आपका ऑप्शन क्या है भैया? राइट है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 27 देखिएगा, अलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। पंक्ति किस विद्वान की है? तो भैया ये किस विद्वान की पंक्ति है? राममूर्ति त्रिपाठी की है, विश्वनाथ मिश्र की है, रामचंद्र शुक्ल की है, गुलाब राय की है। तो सी इज द राइट आंसर। किसकी है भैया? रामचंद्र शुक्ल की है। इन्होंने अपने निबंध संग्रह में, इन्होंने अपने किसमें भैया? निबंध संग्रह में इसका उल्लेख किया हुआ है। ठीक है लल्ला। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 28 देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न को पढ़िए, पढ़ के जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे।
इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है? बुंदेली, भोजपुरी, कौरवी, बघेली। बताइए फटाफट लल्ला, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है? तो डी इज द राइट आंसर। क्या है भैया? बघेली। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 29 देखिएगा, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया है? देखो ये प्रश्न लल्ला अपने आप में क्या है, ये प्लस रॉन्ग लिख दिया गया है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। तो इसका जवाब हम आपको बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इसका जवाब आपको बताएंगे। प्रश्न संख्या 30 पे चलिएगा, इसमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आपको जवाब देना है कि क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो आप जानते हो कि क्रमवाचक विशेषण ये जो होता है लल्ला, ये संख्यावाची विशेषण का प्रकार होता है। विशेषण आप जानते हो कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लल्ला? 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आपका जो आता है लल्ला वो क्या आता है? गुणवाचक विशेषण। दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वो क्या आता है? परिमाणवाचक विशेषण। और तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो क्या आता है भैया? संख्यावाचक विशेषण। और चौथे नंबर पे जो आपका आता है वो क्या आता है भैया? सार्वनामिक विशेषण आता है। तो ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण और एक भैया क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। और ये निश्चित संख्यावाची विशेषण भी भैया कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे आपका आता है गणनावाचक लल्ला, और दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है भैया? क्रमवाचक आता है। और तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है भैया? समुदायवाचक आता है। और चौथे नंबर पे क्या आता है भैया? आवृत्तिवाचक आता है। और 5वें नंबर पे क्या आता है भैया? प्रत्येक बोधक आता है। तो ये जो गणनावाचक होता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है। क्रमवाचक में आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये कौन सा जवाब सही है भैया? दूसरा आपका किस में आएगा लल्ला? क्रमवाचक में आएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा क्या कह रहा है। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? आपको बताना है। क्या अर्थांतरन्यास अलंकार होता है? क्या अर्थांतरन्यास अलंकार, या दृष्टांत अलंकार, या निदर्शना अलंकार, या प्रतिवस्तुपमा अलंकार? तो लल्ला कौन सा अलंकार होता है? निदर्शना अलंकार होता है। सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 32 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको जवाब देना है कौन सा शब्द तद्भव है। ये पंडित लिखा गया है। पंडित अपने आप में कैसा शब्द है लल्ला? तत्सम। और इसका तद्भव क्या होगा लल्ला? पांडे होगा। और पवन अपने आप में कैसा शब्द है लल्ला? तत्सम है। तद्भव क्या होगा? पवन होगा। और कपि अपने आप में क्या है लल्ला? तत्सम है। और तद्भव क्या होगा लल्ला? कपि होगा। तो ये क्या होगा लल्ला? कोयल जो है अपने आप में तद्भव शब्द लिखा गया है। तत्सम क्या होगा लल्ला? इसका कोकिल होगा। क्या होगा भैया? कोकिल होगा। कौन सा जवाब सही है? दूसरा जवाब सही है। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? आपको जवाब देना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इस ब्रह्मांड में, इस पूरे सकल जहान में, पूरे जगत में जिस भी चीज का अस्तित्व है लल्ला, वो सब क्या है? संज्ञा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। लल्ला आपकी जो संज्ञा है, संज्ञा के 2 भी प्रकार होते हैं, 3 भी प्रकार होते हैं और 5 भी प्रकार होते हैं। 2 प्रकार में आपका यथार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 3 प्रकार में आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और 5 प्रकार में आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरे नंबर पे आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे नंबर पे आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। और चौथे नंबर पे आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वें नंबर पे आपका आता है लल्ला, क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। तो मनुष्य, परिवार, मोहन और कृष्ण, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। परिवार अपने आप में लल्ला समूहवाचक संज्ञा है। कई संज्ञा है? समूहवाचक। मोहन और कृष्ण अपने आप में किसी का नाम है, तो ये क्या है लल्ला? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मनुष्य अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। पहला जवाब सही है। चलो प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, जिन ढूंढा तिन पाई या गहरे पानी पैठ लोकोक्ति का अर्थ है।
आपको बताना है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ लोकोक्ति का क्या अर्थ है। जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करके बताइए लल्ला। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, जल समाधि ले लेना, परिश्रम करते रहना, पानी में ढूंढना। तो ए इज द राइट आंसर। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही मिलता है, लेकिन परिश्रम का फल लल्ला अवश्य मिलता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 35। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? आपको एकत्र का विलोम बताना है लल्ला। एकता का विलोम क्या होगा? एकत्र होगा। और एकता का विलोम लल्ला क्या होगा? अनेकता होगा। और एकत्र का विलोम क्या होगा लल्ला? विकीर्ण होगा। और संकीर्ण का विलोम क्या होगा लल्ला? विस्तार होगा। सबका विलोम मैंने आपको लल्ला बता दिया। एकता का अनेकता, विकीर्ण का एकत्र और संकीर्ण का लल्ला क्या होगा? विस्तार होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 36 देखिएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो लल्ला आपको बता दे, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी भोजपुरी नहीं आती है। कौन सी नहीं आती है लल्ला? भोजपुरी नहीं आती है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बता दूं लल्ला, जो संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है इसके अंतर्गत क्या आता है लल्ला? के बिना आता है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। और इसमें लिखा गया उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हो गया, तो इसलिए भैया संबंध सूचक में नहीं आता है। मैं घर जा रहा हूं ताकि वहां आराम कर सकूं, ताकि भैया यहां नहीं आता है। तो जो आपका ये संबंध सूचक अव्यय है, अव्यय जब आपको पढ़ाया जाता है में लल्ला, अव्यय आविकारी शब्द है और अव्यय के प्रकार आपको बताए जाते हैं। संबंधवाचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय जिसे आप कहते हो, संबंध बोधक अव्यय जिसे आप कहते हो, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय आपका होता है। और क्या होता है लल्ला? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। क्या होता है लल्ला? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। और क्या होता है लल्ला? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो अव्यय आपका कितने प्रकार का होता है लल्ला? अव्यय आपका कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 4 प्रकार। जो चारों प्रकार हमने यहाँ पे लिखे हैं यही प्रकार होते हैं। तो के बिना किसके अंतर्गत आता है लल्ला? संबंध सूचक अव्यय के अंतर्गत आता है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? जवाब दीजिएगा लल्ला, कमेंट करिएगा लल्ला, बताइएगा। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। एक बार सेशन को लल्ला लाइक कर दो, जोरदार तरीके से अपने हर दोस्त को भी बता दो लल्ला, शेयर भी कर दो लल्ला। बताओ किसका जवाब सही है, कौन सा जवाब सही है, बताओ खटाखट। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। तो लल्ला सी इज द राइट आंसर। असम में क्या होता है लल्ला? असमिया होती है। क्या होती है लल्ला? असमिया भाषा होती है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 39 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। देखिए लल्ला, चिट्ठी की बात कही गई है, लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। तो यहां पे देखिए लिखा गया है लता ने 2 चिट्ठियां। जब 2 आ गया तो लल्ला बहुवचन हो जाएगा, इसलिए पहला आपका जवाब सही है। लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। यहां देखिए चिट्ठी गलत लिखा गया है। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, तो यहां पे चिट्ठियां होना चाहिए था लल्ला, ये भी गलत हो गया। और यहां पे लता ने 2 चिट्ठी लिखी, यही फिर लिख दिया गया है लल्ला। तो कौन सा जवाब सही होगा? 39 का पहला जवाब आपका क्या है भैया? सही है। 40 देखिएगा। थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है? तो लल्ला आपको बताना है इतरेतर द्वंद, विकल्प द्वंद या अव्ययी भाव या समाहार द्वंद। ये जो द्वंद्व समास होता है लल्ला, कौन सा समास होता है भैया? ये जो द्वंद्व समास होता है, इस द्वंद्व समास में भैया ये द्वंद्व समास के 3 प्रकार बताए जाते हैं। एक इतरेतर द्वंद्व और एक वैकल्पिक द्वंद्व और एक समाहार द्वंद्व। तो ये जो वैकल्पिक द्वंद्व होता है इसके बीच में कारक की विभक्ति या अथवा अथवा आता है। तो थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है? ये वैकल्पिक द्वंद्व है। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, कौन सा द्वंद्व होगा भैया? वैकल्पिक द्वंद्व। और द्वंद्व समास में जो आपकी मास्टर ट्रिक होती है लल्ला पहचानने की, वो हम आपको बता दें। इसमें लगभग क्या लिखे जाते हैं लल्ला? विलोम पद लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं भैया? विलोम पद आते हैं आपके। इसमें क्या आते हैं भैया? विलोम पद आते हैं। और यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन भैया अव्ययी भाव समास लिखा गया है।
तो अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा होती है, जिसका प्रथम पद क्या हो लल्ला, अव्यय हो, और द्वितीय पद क्या हो लल्ला, संज्ञा हो, और समस्त पद अव्यय का भाव देता है, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। तो चलिएगा लल्ला, आज हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक। आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आज का अमोघ अस्त्र सीरीज सेट नंबर 12 आपको कैसा लगा है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और लल्ला, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, और अपने और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। फिर आपको मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।